हेलो दोस्तों, तो एक बार आपका फिर स्वागत है नवीन सिंह जादव उनके साथ अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमको पता है हमारे थर्मो के 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं जिसमें हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं। आज हमारा 3rd लेक्चर है थर्मो का, थर्मो फर्स्ट यूनिट फर्स्ट फॉर बीएससी सेकेंड ईयर के लिए। तो आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं इसमें अभी हम और भी बात करेंगे इसमें एनर्जी क्या होती है, वर्क क्या होता है, हीट क्या होती है। अभी हम ले रहे हैं जो स्टेट फंक्शन और पथ फंक्शन क्या होते हैं। अगर हम ऊष्मागतिकी में बात करें, जब आप बीएससी का एग्जाम देते हैं सेकंड ईयर का, तो आपको एक नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि परिभाषित करिए पथ फलन किसको बोलते हैं, अवस्था फलन किसको बोलते हैं, स्टेट फंक्शन किसको बोलते हैं, पथ फलन किसको बोलते हैं। आज हम इनके बारे में ब्रीफली जानकारी लेंगे, पूरी क्यों है, कैसे होते हैं, प्रूफ भी करेंगे कि ये कैसे होते हैं। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो या डेफिनेशन में बोलूं तो आप कॉपी पेन लेके तैयार रहा करें, आप लिख भी सकते हैं साथ में। और अगर छूट जाए तो वीडियो को वापस देख लें, आपके पास ही है वीडियो यूट्यूब पे। पथ फलन नाम से पता चल रहा है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पाथ फंक्शन, अवस्था फलन, स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन तो पथ फलन तो वो होते हैं जो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि कोई सिस्टम है। जैसे कोई सिस्टम है, ये मैंने माना है कोई तंत्र है जिसको मैं ऊष्मागतिकी के अध्ययन के लिए चुनता हूं, हम लोगों ने बात कर चुके हैं। ये एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है, तो किसी पथ के द्वारा ही जाएगा कि नहीं जाएगा, किसी न किसी पथ के द्वारा जाएगा। अरे हम यहाँ नीचे खड़े हैं, मैं सिस्टम हूं, मैं छत पे जाऊंगा, ऊपर रूफ पे जाऊंगा, तो किसी पथ के द्वारा ही तो जाऊंगा। तो वो क्या, उस पे जो वैल्यू डिपेंड करते हैं ऊष्मागतिकी की वेचर, जो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि तंत्र या निकाय किस पथ के द्वारा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हुआ है, क्या कहलाते हैं, पाथ फंक्शन कहलाते हैं, पथ फंक्शन कहलाते हैं, या पथ फलन कहलाते हैं। जबकि ऊष्मागतिकी के वेचर या ऊष्मागतिकी की जो वेरिएबल हैं वो इस बात पे डिपेंड करें कि तंत्र एक अवस्था से जब दूसरी अवस्था में गया तो वो उस पथ पे डिपेंड नहीं करते, वो प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पे डिपेंड करते हैं। वो क्या कहलाते हैं, स्टेट फंक्शन कहलाते हैं। जैसे मैं बोलूं वर्क क्या है, पहली बात तो पाथ फंक्शन की और स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि पथ फलन वो होते हैं जो उस पथ पे निर्भर करते हैं जिससे तंत्र या निकाय एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हुआ है। जिस पथ के द्वारा उस पथ पे डिपेंड करते हैं वो क्या कहलाते हैं, पाथ फंक्शन कहलाते हैं। जबकि ऊष्मागतिकी के वेचर जो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि वो तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जिस पथ के द्वारा गया उस पथ पे निर्भर नहीं करते, उसकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्टेट फंक्शन, या क्या कहलाते हैं, अवस्था फलन कहलाते हैं। जैसे मैं बोलूं वर्क क्या है, स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है। अगर मैं बोलूं, अभी हम लिखेंगे 3 को छोड़कर सारे स्टेट फंक्शन ही है, केवल 3 ही पथ फलन है। जैसे मैं बोलूं वर्क क्या है, आप लोग खुद ही बताएं। जैसे मैं कहीं खड़ा हूं किसी मॉल में खड़ा हूं, मुझे उसकी फर्स्ट मंजिल पे जाना है, तो एक तो स्टेयर से जा सकता हूं मैं सीढ़ियों से, और एक मैं लिफ्ट से जा सकता हूं। तो मैं कहां से जाने की कोशिश करूंगा, जहां से मुझे कार्य कैसा करना पड़े, कम करना पड़े, क्योंकि उससे जाऊंगा लिफ्ट से तो कार्य करना कम पड़ना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसका मतलब किस बात पे डिपेंड कर रहा है वर्क, उस पथ पे डिपेंड कर रहा है कि मैं यहां खड़ा हूं और ऊपर पहुंच जाऊंगा, उस पर डिपेंड करेगा। आप बोलेंगे सर उस पथ पे डिपेंड करेगा, क्योंकि कार्य को हम बोली उसी को रहे हैं कि हम सीढ़ियों से जा रहे हैं या लिफ्ट से जा रहे हैं। इट मींस जो वर्क होता है वो किस पे डिपेंड करता है। जैसे मैं सिस्टम हूं, अब मैं नीचे से पहली वाली मंजिल से ऊपर वाली मंजिल पे गया, तो मैं जिस पथ के द्वारा गया उस पर तो कार्य डिपेंड करेगा, क्योंकि कार्य का मतलब क्या, मैं यहां से जा रहा हूं, उस सीढ़ियों से जा रहा हूं, या मैं लिफ्ट से जा रहा हूं, इसका मतलब पथ पे डिपेंड कर रहा है कार्य। तो वर्क कैसा फंक्शन है, पथ फंक्शन है या स्टेट फंक्शन है, पथ फंक्शन है। हम बोलेंगे पथ फंक्शन वो है जिस पथ के द्वारा तंत्र या निकाय एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या होता है, परिवर्तित होता है। एक तो वर्क होता है, एक होती है हीट, और एक होती है हीट कैपेसिटी, ठीक है, जिसको ऊष्माधारिता बोलते हैं। हीट को ऊष्मा बोलते हैं और हीट कैपेसिटी को ऊष्माधारिता, और वर्क को बोलते हैं कार्य। इसका मतलब WHH, ठीक है, इससे आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। इनको छोड़कर जितने भी ऊष्मागतिकी के चर हैं, ताप, दाब, आयतन, आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, इनको छोड़ के वो सारे के सारे क्या हैं, अवस्था फलन। इट मींस वो इस बात पे डिपेंड नहीं करते कि जो निकाय है या तंत्र एक अवस्था दूसरी अवस्था में किस पथ के द्वारा गया, वो उस पर डिपेंड करते हैं कि जो निकाय की प्रारंभिक अवस्था है और अंतिम अवस्था है उस पर डिपेंड करते हैं। वो क्या कहलाते हैं, अवस्था फलन कहलाते हैं। अवस्था पर डिपेंड कर रहे हैं, अंतिम अवस्था और प्रारंभिक अवस्था पे। इनको छोड़कर जितने भी, जैसे मैं लिखूं टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, आंतरिक ऊर्जा जिसको हमने U से दिखाया था, एंथैल्पी जिसको हमने H से दिखाया था, एंट्रोपी जिसको हमने किससे दिखाया था, S से दिखाया था, गिब्स एनर्जी जिसको हमने G से दिखाया था, A जिसको हमने हेल्महोल्ट्ज एनर्जी कहा था, वो क्या कहलाता है, A कहलाता है। आप चाहे इसको डेफिनेशन भी आपने लिख लोगी, वीडियो को आप पॉज करके भी या पीछे जाके भी, और उनको आप लिख सकते हैं, ठीक है। स्टेट फंक्शन की कुछ
शर्तें होती हैं। पाथ फंक्शन के बाद हम खत्म कर देते हैं, स्टेट फंक्शन पे आ जाते हैं हम, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी ब्रीफली जानकारी लेते हैं। इन तीन को छोड़ के, WHH को छोड़ के सारे के सारे कैसे हैं, अवस्था फलन। इनमें वो प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पे डिपेंड कर रहे हैं किसी भी तंत्र की। तंत्र का मतलब निकाय, जिसको हम ऊष्मागतिकी के अध्ययन के लिए चुनते हैं, वो जिस एक अवस्था से दूसरी अवस्था पे जा रहा है तो उस पथ पे डिपेंड नहीं कर रहे, उस प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पे डिपेंड कर रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, अवस्था फलन कहलाते हैं, ठीक है। इनमें कुछ पॉइंट हैं, उनको हम देख लेते हैं कि अवस्था फलन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ये कहता है कि अवस्था फलनों का जो साइक्लिक इंटीग्रल होता है, चक्रीय समाकलन होता है, साइक्लिक इंटीग्रल, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि अवस्था फलनों का चक्रीय समाकलन शून्य होता है। चक्रीय समाकलन शून्य का मतलब क्या, समाकलन को हम ऐसी तरह प्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब साइक्लिक। क्योंकि मैं जैसे लूं आंतरिक ऊर्जा है यू, ठीक है। अब इसने यहां से स्टार्ट किया और इस पूरे चक्र में होंगे वापस उसी अवस्था पे आ गई कि नहीं आ गई। इसका मतलब अगर कोई चक्र में कोई चीज घूम रही है तो जो प्रारंभिक अवस्था है और जो अंतिम अवस्था है वो क्या है, सेम ही तो होगी। इसका मतलब जो इस मैंने माना जेड एक कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन अवस्था फलन है, इसका चक्रीय समाकलन क्या होगा, हमेशा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लिमिट ही तो लगाते हैं, जब प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था दोनों ही समान है तो फिर वो कैसी आएगी, उसकी वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। इसीलिए इनका साइक्लिक इंटीग्रल कैसा होता है, शून्य होता है। ये दिमाग में रखें, कभी कभी आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां पे भी ये आ जाता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, क्या है, सुनिए। अवस्था फलन की डेफिनेशन आप लोगों को रटनी नहीं है, अपने मन से लिख सकते हैं, ठीक है। अगला इसको आप लिख लें, इसको मिटा रहा हूं। इनका चक्रीय समाकलन शून्य होता है क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम अवस्था सेम होती है, क्योंकि अवस्था फलन हम बोली उसी को रहे हैं जो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो अवस्था फलन होते हैं, स्टेट फंक्शन लिख दूं चाहे हिंदी में, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत तो इंग्लिश भी आनी चाहिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चे सोच रहे हैं सर इंग्लिश में, लेकिन मैं तो हिंदी ही बोल रहा हूं, लेकिन इंग्लिश भी आनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर आप जब MSc वगैरह पढ़ेंगे, हायर एजुकेशन पढ़ेंगे, उसमें सारा इंग्लिश ही आता है, तो थोड़ी इंग्लिश भी आनी चाहिए। अवस्था फलन क्या, फॉलो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो अवस्था फलन होते हैं वो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, आप जब बुक्स पढ़ेंगे SP या उसकी भागचंदानी वगैरह, तो उसमें लिखा रहता है यथार्थ है, समा अवकलन को फॉलो करते हैं। इट मींस उनमें हम समाकलन करेंगे अभी तो वो दोनों तरफ जो वैल्यू आएगी वो सेम आनी चाहिए, वही क्या, वो कौन कहलाएंगे, अवस्था फलन कहलाएंगे। जो भी अवस्था फलन है वो कैसे डिफरेंशिएशन को, कैसे अवकलन को शो करते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन को क्या करते हैं, शो करते हैं। इट मींस इसको मैं एक रूप में लिख सकता हूं, फॉलो यूलर्स थ्योरम। मैथ वाले बच्चों ने सुनी होगी थोड़ी बहुत, बायो वालों ने नहीं सुनी, लेकिन अब सुन लो, आना तो चाहिए। यूलर्स थ्योरम है, थ्योरम को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रमेय बोलते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि जो अवस्था फलन होते हैं वो एक तो उनका कैसा आता है, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होता है, मतलब अभी हम डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे, उसको ही क्या बोलते हैं, यूलर्स थ्योरम। ये यूलर्स थ्योरम या यूलर्स प्रमेय को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ये क्या होता है देखिएगा, जैसे मैं बोलूं कि z कोई ऊष्मागतिक चर है, z, ठीक है, dz, ये कोई ऊष्मागतिक चर है, ये माना x और y का फंक्शन है, ठीक है, इसका ये फलन है। z कोई ऊष्मागतिक चर है, ये x और y का फलन है। इसको लिखने का क्या तरीका होता है, एक बार देख, मैं बोल रहा हूं z है, वो x और y का क्या है, ऊष्मागतिक फलन है कोई भी, ठीक है। देखिए इसको कैसे लिखते हैं, क्या करो, z को एक बार तो x के सापेक्ष अवकलित करो और y को कांस्टेंट रखो, ठीक है। z को एक बार y के साथ अवकलित करो और x को कांस्टेंट रखो। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, हम लिख सकते हैं dz बराबर dz अपॉन dx एट कांस्टेंट y, और dx में परिवर्तन हो रहा है तो उसको यहां लिख दो, ये तरीका होता है। इसी प्रकार z को y के सापेक्ष करो, तो जिसको करते हैं उसको तो ऊपर और जिसके सापेक्ष करते हैं उसको नीचे, एट कांस्टेंट क्या, x, और क्या जिसमें परिवर्तन हो रहा है जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। ये कैसे किया, जो जिसके सापेक्ष अपन कर रहे हैं, माना इन दोनों का फलन है ये z, तो जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसको तो नीचे, ठीक है, और एक को कांस्टेंट, और जो जिसमें परिवर्तन हो रहा है जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसको इसमें dx की फॉर्म में लिख दो, x है तो x लिख दिया। ऐसे ही y के सापेक्ष कर रहे हैं तो dz अपॉन dy, x को कांस्टेंट और क्या dy, ठीक है। इसको मैं मान लूं m, ठीक है, इस पूरे को मैं मान रहा हूं m और dx प्लस
इसको मैं मान लूं n, इस वाले को, इसको n डॉट dy, ये किसके बराबर है, dz के बराबर। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, यूलर्स प्रमेय। यूलर्स प्रमेय अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप मेरी बात समझ पाएंगे। ठीक है, यूलर्स प्रमेय बोला जाता है। इससे एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन कैसे आएगा, इसको दिमाग में रखें। dz बराबर m बराबर क्या था और n बराबर मैंने क्या माना, इसी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, यूलर्स प्रमेय। इसमें क्या किया जाता है, जो m है उसको dy के सापेक्ष अवकलित करो, तो क्या लिखोगे, dm अपॉन dy, और जो उसके साथ जो x d की फॉर्म में लग रहा है उसको कर दो कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, x बराबर n को अवकलित करो dx के सापेक्ष, तो क्या लिखोगे, dn अपॉन dx, और कांस्टेंट में क्या कर दोगे, y कर दोगे। जो साथ में लग रहा है उसको तो कांस्टेंट के रूप में, और जो दूसरे का है उसको उसके सापेक्ष क्या करना है, अवकलित करना है। अगर ये dz जो हमने अभी लिखा था, ये अगर ये dz अगर स्टेट फंक्शन है, तो जो इस साइड की जो वैल्यू है और इस साइड की वैल्यू है वो कैसी आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। इट मींस बोथ साइड वैल्यू कैसी आनी चाहिए, समान आना चाहिए मान। इस तरफ का ये कैसे लिखा, m को dy के सापेक्ष अवकलित किया तो dm अपॉन dy जिसके सापेक्ष करते हैं वो नीचे, और x को क्या लिया, कांस्टेंट, n को किया dx के सापेक्ष, और dn अपॉन dx, और y क्या, कांस्टेंट। ठीक है, देखो आप दोनों तरफ की वैल्यू अगर समान आती है तो उसी को बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। मतलब ये एकदम फिक्स अवकलन है, अगर उसको फॉलो कर रहा है तो वो स्टेट फंक्शन होगा, या स्टेट फंक्शन इसी को फॉलो करते हैं। अगर इस इक्वेशन में मैं m और n की वैल्यू पुट कर दूं तो देखो लास्ट वाला जिसको मैं यूलर्स थ्योरम बोल रहा हूं, देखो क्या है, d अपॉन dy, ये m की जगह क्या लिख सकते हैं, dz अपॉन dx लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, dz अपॉन dx, m को ही तो माना था, और एट कांस्टेंट y, और इस पूरे के बाहर क्या आ जाएगा, x। इसमें लग रहा है m की वैल्यू तो ये लिख दी अपना dz अपॉन dx एज कांस्टेंट y, और dm अपॉन dy की जगह नीचे क्या लग रहा है, एट कांस्टेंट x। इसी प्रकार n की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, dn अपॉन dx एट कांस्टेंट y में n की जगह क्या लिख सकता हूं, इसको तो लिख दो पहले d अपॉन dx। ठीक है, n की जगह क्या लिख सकते हैं, dz अपॉन dy, dz अपॉन dy एट कांस्टेंट x, और इस वाले कोष्टक के बाहर क्या है, y एट कांस्टेंट y। देखो इसको सॉल्व करो, इसको मिटा रहा हूं। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये डेल का डेल से मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर z 2, और नीचे क्या आ जाएगा, dy और क्या dx, ये आ जाएगा dy और dx, तो कांस्टेंट तो खत्म, बराबर ये भी क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर z है डी स्क्वायर z, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे क्या आ जाएगा, dx और क्या आ जाएगा, dy, dx और क्या आ जाएगा, dy। यही क्या कहलाता है, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन या यथार्थ है अवकलन कहलाता है। जब आप हिंदी मीडियम की बुक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है यथार्थ है अवकलन। वही तो मैं कह रहा था कि अगर इस साइड और इस साइड, इफ बोथ साइड वैल्यू इज सेम, दैट मींस ये क्या है, स्टेट फंक्शन है। इट मींस मैं बोल सकता हूं कि जो dz मैंने जो z लिया था वो क्या है, अवस्था फलन, वो क्या है, स्टेट फंक्शन है या क्या, अवस्था फलन। इसी को क्या बोला जाता है, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन या यथार्थ है अवकलन, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इसको बोला जाता है। ठीक है, आप चाहें तो इसको लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है, फिर हम लोग एक एग्जांपल करते हैं। बोथ साइड, दोनों साइड वैल्यू सेम आई है और सेम आएगी तो वो क्या होगा, अवस्था फलन। इसमें वो यूलर्स प्रमेय को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, देखिए इसको मिटा रहा हूं, आप पॉज करके भी लिख सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, मेरे पास दे रखा है dz बराबर x dy और y dx, ये दे रखा है मेरे पास, और मेरे से पूछा जा रहा है क्या ये जो dz है स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन होगा तो किसको फॉलो करेगा, यूलर्स थ्योरम को। यूलर्स थ्योरम में जानता हूं, मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, यथार्थ अवकलन को, दोनों साइड बोल के वैल्यू कैसी आएगी, सेम आएगी। इसको क्या कर लूं मैं, m मान लूं, ये करना है सबसे पहले m डॉट dy, और इसको क्या मान लूं, n, और क्या
dx। इट मीन्स मैंने x को तो क्या मान लिया, m मान लिया, और y को क्या मान लिया, n मान लिया। इसको कैसे करना है, m का करो अगले वाले के साथ के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा dm जस्ट लाइक पहले की तरह अपॉन dx, और जो खुद का वाला लग रहा है उसको क्या लिख दो, कांस्टेंट। ये लिखने का तरीका आता है इस थ्योरम का, ठीक है। n का करो dy के सापेक्ष, तो dn अपॉन dy एट कांस्टेंट क्या, x, जो खुद के साथ लग रहा है वो x, dm का किया dx के साथ y कांस्टेंट, n का किया y के साथ तो x कांस्टेंट। m और n की वैल्यू पुट कर दो इसमें, यही तो क्या कहलाती है यूलर्स थ्योरम। ये तो यूलर्स थ्योरम लिखने का तरीका हो गया। d अपॉन dx, m की जगह क्या लिख सकते हैं x, क्योंकि x को ही तो क्या माना था, वो माना था m, x एट कांस्टेंट क्या y। इसी प्रकार इसमें क्या d अपॉन dy, ये तो है ही, n की जगह क्या पुट कर सकते हैं dy एट कांस्टेंट क्या x। और मुझे पता है कि d अपॉन dx x का अवकलन क्या होता है 1, मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे dx अपॉन dx, dy अपॉन dy, इसका भी क्या हो जाएगा 1 और इसका भी क्या हो जाएगा 1। बोथ साइड वैल्यू कैसी आई, सेम आई। इट मीन्स यहाँ जो dz है वो क्या है, स्टेट फंक्शन है। जैसे मैं प्रेशर को प्रूव करूं, इसको आप पॉज करके लिख सकते हैं, मैं दाब को प्रूव करूं आदर्श गैस के लिए समीकरण के लिए कि क्या वो स्टेट फंक्शन है, मतलब अवस्था फलन है। अभी मैंने पढ़ा तो था लेकिन मैं उसको प्रूव कर सकता हूं, ठीक है। मुझे पता है कि आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, पीवी बराबर nRT। अगर मैं 1 मोल के लिए मान लूं तो पीवी बराबर क्या RT, यही होती है। तो P बराबर क्या आ जाएगा RT बाई V। हम कल भी बात कर चुके, वो हमने पिछली क्लास में भी बात की थी कि नहीं की थी, कर चुके हैं हम लोग RT बाई V। इसका मतलब जो P है आदर्श गैस समीकरण किसका फंक्शन है, फंक्शन जो थर्मोडायनेमिक चर होंगे वही में होगा। S तो थर्मोडायनेमिक, R तो होता नहीं है, उष्मागतिकी चर होता नहीं, केवल आयतन और कौन है ताप। तो इसका मतलब जो दाब है वो किसका फलन है, आयतन का और किसका, ताप का फलन है, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, डीपी में परिवर्तन अवकलन के रूप में कैसे लिख सकता हूं, लिखो एक बार तो क्या करो, पी वी के सापेक्ष कर दो और टी को कांस्टेंट कर दो, एक बार टी के सापेक्ष कर दो और वी को कांस्टेंट कर दो। तो डीपी अपॉन डीवी एट कांस्टेंट टी, और जो परिवर्तित हो रहा है नीचे वाला उसको इसके साथ में प्लस, ऐसे एक बार टेम्परेचर के साथ कर दो dp अपॉन dt एट कांस्टेंट v, और जो परिवर्तित हो रहा है उसको ऐसे लिख दो, ठीक है। ये हम लोगों ने लिख दी। ये हमने पढ़ा हुआ है क्या, ये कहीं पहले पिछली उसमें तो पढ़ा है क्लास में। डिफरेंशिएशन क्या होता है, dp अपॉन dv एट कांस्टेंट t क्या होता है, अरे पढ़ चुके हैं भाई, पढ़ चुके हैं, चलो अभी देख लेंगे। इसको मान लो m, वही m डॉट dv प्लस इसको मान लो n, इसको n, तो क्या n डॉट dt, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही यूलर्स थ्योरम कर रहे हैं हम लोग, किसके बराबर है ये, dv के बराबर। इसको कैसे लिखेंगे, m का तो करो उस जो दूसरे वाले में चेंज हो रहा है किसके साथ, dt के साथ, और खुद वाले को क्या कर दो कांस्टेंट, खुद वाले का क्या है वॉल्यूम, तो v कांस्टेंट बराबर dn का करो किसके साथ, इसके दूसरे वाले के साथ, तो इसमें कौन है dv, तो dv खुद वाले को क्या कर दो कांस्टेंट, तो यहां कांस्टेंट कौन हो जाएगा t। m की और उसकी वैल्यू पुट करके देखो एक बार, m की और उसकी n की वैल्यू पुट करके देखो, आ जाएगा। करो m की वैल्यू पुट, क्या आएगा। आप ये लिख सकते थे क्या यहाँ पे, इसके बराबर, ये क्या हुई, किसके बराबर होता है, dp अपॉन dv एट कांस्टेंट t, ये किसके बराबर होता है माइनस RT अपॉन वी स्क्वायर। पिछली क्लास का अगर आपने लिखा हुआ है, इसका जब हम अवकलन करते हैं तो ये आता है, और जो हमने लिखा था ये dp अपॉन dt एट कांस्टेंट v, ये आएगा r बाई वी के बराबर। कल ही तो पढ़ा है ये, p बराबर क्या लिखोगे RT बाई वी लिखोगे तो यही आ जाएगा। मैंने बोला था ना d अपॉन dx 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो d अपॉन dv 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर आ जाएगा, तो यही आएगी इसकी वैल्यू। कल भी लिखा था हमने, p का किया था v के सापेक्ष t को कांस्टेंट, p का किया था t के सापेक्ष v कांस्टेंट, तो r बाई वी आया था। कल की अगर आप पिछली क्लास देख लेना आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस RT अपॉन वी स्क्वायर, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ r बाई वी। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m भी तो माना है
तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, dp अपॉन dv एट कॉन्स्टेंट t क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस RT अपॉन वी स्क्वायर लिख सकता हूं m की जगह, और n की जगह क्या लिख सकता हूं, n बराबर यही तो था, और इसका मान क्या होता है, dv अपॉन dt एट कॉन्स्टेंट या स्थिरांक v क्या होता है, r बाई वी, तो n बराबर क्या हो गया, r बाई वी। इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर दो, देखो इसको मिटा रहा हूं मैं, आप वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो, मैं पीछे ले जाया करो रिवर्स में। क्या करोगे, d अपॉन डी टी, एम की जगह क्या लिख सकते हो, माइनस आर टी अपॉन वी स्क्वायर, ये कैसे आया आपको पता है, आर टी अपॉन वी स्क्वायर, कॉन्स्टेंट क्या लग रहा है बाहर, v बराबर n की जगह क्या लिख सकते हो, r बाई वी, तो d अपॉन डी वी, ये तो इसमें लिख ही रहा था, और n की जगह क्या लिख दोगे, r बाई वी, तो r बाई वी, और कांस्टेंट क्या है बाहर, टेम्परेचर। हमने बोला था कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो टेम्परेचर से कहाँ, उससे डिफरेंशिएशन से, अवकलन से कहाँ जाती है, बाहर आ जाती है, और अगर बाहर आ जाएगी तो कौन है, यहाँ एक तो r कांस्टेंट है, r, तो r को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, और कौन कांस्टेंट है, v, तो किसको बाहर कर देंगे, r बाई वी स्क्वायर। अरे कर देंगे नहीं कर देंगे, देखो एक तो r कांस्टेंट है और एक v कांस्टेंट है, तो क्या लिख देंगे, एक तो r बाहर आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर, माइनस उसके साथ लग रहा है तो माइनस साथ में ही आ जाएगा। अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लिख दो, और अंदर कौन रह जाएगा, डी टी रह जाएगा एक तो, और नीचे भी क्या रह जाएगा, डी टी एट कॉन्स्टेंट, वी तो गया, वी था यहाँ पे, यहाँ कौन बाहर आ जाएगा, अरे कौन आ जाएगा, आर ही तो कांस्टेंट है केवल, यहाँ आर ही तो कांस्टेंट है, और नीचे टी था, टी कांस्टेंट था लेकिन टी इसमें है नहीं तो टी बाहर आएगा नहीं। अंदर क्या रह जाएगा, डी अपॉन डी वी और 1 अपॉन वी एट कांस्टेंट टू क्या टी। और मुझे पता है, चूंकि मैं पढ़ चुका हूँ उस चीज को, चाहे मैं यहाँ लिख दूं कि डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ होता वी और यहाँ होता v, वन डी अपॉन डी वी 1 अपॉन वी का कल नहीं पढ़ा था क्या, डायरेक्ट लिख दो, मैंने बोला था माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर लिख देंगे डायरेक्ट, और लिख देंगे नहीं लिख देंगे, तो जब माइनस 1 अपॉन वी, तो इसको सॉल्व करोगे ये क्या आएगा, r अपॉन वी स्क्वायर और डी टी अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, तो ये तो खत्म, यही रह जाएगा। ये क्या बाहर तो r है ही, अरे है कि नहीं है 1 अपॉन डी वी, डी अपॉन डी वी, और 1 अपॉन वी का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर, तो माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर को जब r से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस r अपॉन वी स्क्वायर। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये भी क्या आ गया 1 और ये भी क्या आ गया, इट मीन्स दोनों तरफ वैल्यू कैसी आई, सेम आई। यूलर्स थ्योरम वही तो करिए, जब दोनों तरफ वैल्यू सेम आती है तो वो क्या होता है, स्टेट फंक्शन। इसीलिए प्रेशर को हमने किस में लिखा हुआ है, अवस्था फलन में लिखा हुआ है। ये आप जब कल की वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये कैसे आया, कल ही तो हमने निकाला है, पी का कर रहे हैं टी के सापेक्ष और आयतन कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा। इसको कैसे करते हैं, ये कल ही हमने किया था, डी अपॉन डी वी, अरे करते हैं ना, ऊपर ले जाओगे, मैं इसको करके बता रहा हूँ, ऊपर ले जाओगे तो क्या, v की पावर -1, डी अपॉन डी वी, पावर आगे आ जाएगी तो -1, b में से पावर में से एक घटा देते तो ये माइनस, तो क्या आ जाएगा v की पावर -2, नीचे ले जाएंगे तो क्या 1 अपॉन वी स्क्वायर, यही तो आया था कि नहीं आया था, यही तो हमने लिखा है 1 अपॉन वी स्क्वायर, माइनस r था तो r से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया कि नहीं आ गया। आप चाहें तो इसको लिख लें, लिखें इसको, और रेगुलर क्लास पढ़ें तभी मजा आने वाला, नहीं तो कोई मजा आने वाला है नहीं। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हीट और वर्क क्या होता है। एक्चुअल में अगर हम दोनों की ओवरऑल बात करें तो अभी एक एक की बात करेंगे। जो दोनों ही जो टर्म है, हीट और वर्क या कार्य और जो ऊष्मा है, वो ऊर्जा को रूपांतरित करने की विधि है, दोनों में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। जैसे मैं वर्क की बात करूं, वर्क है एक प्रकार का जो ऊर्जा को स्थानांतरित ट्रांसफर करने का एक मैकेनिकल मेथड है, यांत्रिक विधि है। जैसे आप देखते नहीं क्या, बिजली बनती है कभी तो जो टरबाइन होता है, तो इसका मतलब जो पानी में कोई ना कोई एनर्जी होती है तभी तो लाइट आती है, तो वो टरबाइन पे क्या होता है, पानी गिरता है ऊपर से कहीं झरने से, और उससे क्या होता है, बिजली उत्पन्न होती है। इट मीन्स तो वो कार्य तो हो रहा है, तो जो एनर्जी पानी में थी वो हमको किस रूप में दिख रही है, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में दिख रही है कि नहीं दिख रही। इट मीन्स कार्य क्या कर रहा है, ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में क्या कर रहा है, स्थानांतरित कर रहा है। ऊर्जा को कभी भी नष्ट नहीं कर सकते, एक रूप से केवल दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित। इसलिए जो कार्य है वो ऊर्जा को स्थानांतरित करने का एक कैसा मेथड है, मैकेनिकल, या बोले तो कैसा मेथड है, यांत्रिक विधि है एक, ठीक है। क्योंकि मुझे दिखता है कि यार ये कार्य हो रहा है, ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है ना, वो बिजली वाले उस पानी वाले एग्जाम्पल से आप याद रख सकते हैं कि बिजली कैसे उत्पन्न होती है। मुझे पता है कि कार्य कैसा फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, पथ फलन है, पथ पे डिपेंड करता है कि नहीं करता, इसीलिए कैसा फंक्शन है,
पाथ फंक्शन है, ठीक है। और मुझे पता है पथ पे डिपेंड करता है, वही एक तो मैं सीढ़ियों से जा रहा हूँ और एक मैं लिफ्ट से जा रहा हूँ, तो मुझे पता है सुना है कि मैं यहाँ सीढ़ी पे खड़ा और मैं वो दूसरी बिल्डिंग पे पहुंच गया, तो प्रारंभ और अंतिम अवस्था पर थोड़ा ना कहाँ डिपेंड कर रहा है, जिस पथ से मैं जा रहा हूँ उस पर डिपेंड करता है, इसलिए कैसा फंक्शन है, पाथ फंक्शन है। मुझे पता है कि जो वर्क होता है किसका मल्टीप्लीकेशन होता है, अगर हम देखें तो जब हम 9th 10th में पढ़ते थे, किसका, फोर्स का और किसका, विस्थापन का। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि कार्य बराबर बल इंटू क्या, विस्थापन लिख सकता हूँ। बल बराबर क्या होता है F और विस्थापन का मतलब क्या, D। और अगर मैं यहाँ लिखूं चूंकि विस्थापन का मतलब दूरी होती है तो D बराबर L भी लिख सकता हूँ, कोई भी लंबाई। और मुझे ये पता है कि F बराबर क्या होता है, क्या, अरे क्या होता है F बराबर, इतना तो जानते होंगे आप, दा बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा P इंटू क्या A, अरे दा बराबर क्या होता है P बराबर बल बटा क्षेत्रफल एरिया, तो F बराबर क्या हो जाएगा P। तो आप क्या लिख सकते हैं F बराबर P इंटू A इंटू क्या, D की जगह क्या लिख सकते हैं L, और A की जगह आप क्या लिख सकते हैं, A का मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, तो L इंटू L लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं P इंटू L, A की जगह इंटू L और क्या L, दो L तो इसकी वजह से आ गया, लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल ही होता है, तो 3L आ गए, और ये क्या हो गया P इंटू L का Q। और मुझे पता है कि वॉल्यूम बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू क्या ऊंचाई, मतलब लंबाई की 3 टर्म आती है लेंथ की, इसीलिए W बराबर क्या आ जाएगा P। और आयतन में क्या हो सकता है परिवर्तन, इसीलिए क्या आ जाएगा P डेल V आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आगे देखूं मैं, IUPAC ने क्या माना कि केमिस्ट्री में जो वर्क होता है थर्मो में वो नेगेटिव होता है, W बराबर माइनस P डेल V, ठीक है। आयतन परिवर्तित होता है, इसीलिए इसके आगे क्या लगाया डेल, और P को क्या मान रहा है कांस्टेंट मान रहा है, ठीक है। आयतन परिवर्तित कैसे आया ये, L V बराबर LQ, तो यहाँ में लिख दिया V, और आयतन परिवर्तित है मतलब V1 से V2 की तरफ परिवर्तित हो रहा है, ये मान लो, ठीक है। IUPAC मानती है कि उसका ऊष्मागतिकी में जो कार्य होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये दो प्रकार से हो सकता है, एक तो हो जाए क्या एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार, ठीक है। एक तो एक्सपेंशन में कार्य, और एक कंप्रेशन, कंप्रेशन को लिख सकते हैं संपीड़न, ठीक है। कैसे इसको मैं समझाऊं, माना ये कोई गैस का कंटेनर है ये, ठीक है, इस पे कोई एक पिस्टन लगा हुआ है ऊपर से, ऐसे कोई ढक्कन टाइप का लगा हुआ है, माना इसमें गैस भर रही है, कोई भी आदर्श गैस भर रही है, जिसका आयतन कितना है V1, ठीक है, V1 है। अगर मैं एक्सपेंशन करूंगा, मतलब इसको मैं ऊपर की तरफ बढ़ाऊंगा, मतलब गैस बाहर की तरफ निकलेगी, तो आयतन माना कितना हो गया V2, आयतन बढ़ेगा। और कंप्रेस करूंगा, अगर संपीड़ित करूंगा तो आयतन क्या हो जाएगा कम। अगर एक्सपेंशन हो रहा है इट मींस जो प्रारंभिक आयतन है वो उसकी जो अगला जो आयतन आएगा, गैस ऊपर बढ़ेगी, एक्सपेंशन होगा, विस्तार होगा, तो उसकी तुलना में कम आएगा कि ज्यादा आएगा, कम आएगा ना, तो कौन ज्यादा होगा V2 इज ग्रेटर देन V1, V2 ज्यादा आएगा क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है। अगर मैं उसको पुट करूं W वाले में, W माइनस चिन्ह आया है, IUPAC ने माना हुआ है इसको, ठीक है। डेल V बराबर क्या लिखोगे V2 माइनस V1, और क्या कौन ज्यादा है, V2 ज्यादा है कि V1 ज्यादा है, V2। तो यहां से अंदर से वैल्यू कैसी आएगी पॉजिटिव, और बाहर कैसा है नेगेटिव, तो कैसा आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। आप लिख सकते हैं कि जब गैस का विस्तार होता है तो जो कार्य कैसा होता है ऋणात्मक होता है, ठीक है, आप लिख भी सकते हैं। संपीड़न में क्या होगा, गैस को दबाएंगे उसको पिस्टन के ऊपर से, तो जो पहला आयतन होगा उसकी तुलना में जो दूसरा आयतन आएगा वो ज्यादा आएगा कि कम आएगा। पहले तो गैस यहां तक बढ़ रही थी तो माना आयतन V1, फिर मैंने इसको दबा दिया तो नीचे चली गई गैस, तो आयतन कम हो गया गैस का कि बढ़ गया, कम हो गया। तो यहाँ कौन ज्यादा होगा, V1 ज्यादा होगा या V2 ज्यादा होगा, कौन ज्यादा होगा, V1 ज्यादा होगा। जब इसको इसमें पुट करोगे आप W बराबर माइनस P V2 माइनस V1 में पुट करोगे, कौन ज्यादा है यहाँ पर V1, तो अंदर से वैल्यू कैसी आएगी नेगेटिव, क्योंकि V1 नेगेटिव में है और बाहर भी कैसा है नेगेटिव, तो W बराबर क्या आ जाएगा, अरे क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। इट मीन्स ये कोई सिस्टम है निकाय, इसका मैं बोल सकता हूं कि संपीड़न में कार्य कैसा होता है धनात्मक होता है। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो कहीं गैस का अगर विस्तार हो रहा है निकाय का तो वहां W कैसा लेंगे नेगेटिव, और कहीं कंप्रेशन या संपीड़न हो रहा है तो कैसा लेंगे पॉजिटिव। इट मीन्स ये कोई सिस्टम है, कोई निकाय है जिस पर मैं ऊष्मागतिकी का अध्ययन कर रहा हूं। इसमें गैस भरी हुई है, कुछ भी भरा हुआ है।
अगर इस पे कार्य हो रहा है निकाय पे, तो W कैसा आएगा, पॉजिटिव। कोई कार्य होगा तो उसका मतलब क्या होगा, कंप्रेशन होगा, इसका मतलब ये आएगा, ये वाली थ्योरम आएगी। और अगर इसके द्वारा कार्य हो रहा है, तो इसके द्वारा कार्य हो रहा है, इट मींस आयतन क्या होगा, गैस के द्वारा कार्य कब होगा, जब आयतन बढ़ेगा कि घटेगा, गैस बाहर को निकली तभी तो गैस के द्वारा कार्य होगा। और अगर गैस कंप्रेस होगी तो गैस पे हम बोल रहे हैं तंत्र में जो गैस भरी हुई उस पर क्या हो रहा है कार्य। और अगर गैस फैल रही है, इट मींस गैस या गैस जिसमें है, जिसको हम निकाय या तंत्र बोल रहे हैं, वो क्या हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है। इसका मतलब गैस या निकाय द्वारा क्या हो रहा है कार्य। तो निकाय द्वारा कार्य होगा तो V2 ज्यादा तभी तो आएगा। V2 शो कर रहा है कि V2 ज्यादा जब गैस कार्य कर रही है, तो वैल्यू कैसी आएगी, W बराबर कैसा आएगा, कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। आप लिख सकते हैं कि जब तंत्र द्वारा कार्य किया जाता है, गैस के विस्तार में किया गया कार्य कैसा आता है, नेगेटिव। और गैस के संपीड़न में तंत्र पर जब कार्य किया जाता है तो गैस का संपीड़न ही होगा ना, किसी को दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे तो आयतन कम आएगा V2, तो कार्य कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। आप इसको थोड़े टर्म उसकी टर्म में भी लिख सकते हैं, लैंग्वेज की टर्म में भी देख लो। दोस्तों हम बात कर लेते हैं हीट क्या होती है। हीट भी एक तरीका एक क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जो वर्क था वो तो एक ऐसी विधि थी एनर्जी को ट्रांसफर करने का, मैकेनिकल, मतलब दिख रहा था कि वर्क होता है तो एनर्जी क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। ये भी एनर्जी को ट्रांसफर करने की एक विधि, लेकिन ये एक यांत्रिक विधि कहलाती है। मतलब इसमें क्या है, दिखता नहीं कि वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा। अरे जैसे हीट का ट्रांसफर होता है कि नहीं, जैसे हम गैस के चूल्हे पर रोटी बनाते हैं या कोई लोहे की छड़ होती है हमारे पास जो ठंडी होती है, तो जब उसको हम गर्म करते हैं तो वो एक सिरे से दूसरी तरफ सिरे तक गर्म होने लग जाती है कि नहीं लग जाती। इट मीन्स जिसको हम गैस पे गर्म कर रहे थे तो उसका जो उसकी जो एनर्जी थी, जहाँ जो वो गर्म हो रहा था, जो हमने जहाँ उसको लगाया, तो वहां से एनर्जी कहाँ ट्रांसफर होने लग गई, हम उस लोहे की छड़ में। तो उसमें हमें दिखा के कुछ हुआ, कुछ दिखा नहीं दिखाना कुछ भी। जैसे हम सर्दियों में अंदर रहते हैं और सुबह धूप निकलती है, हम लोग बाहर जाते हैं, धूप निकलती है, तो थोड़ी देर बाद हम क्या होने लग जाते हैं, गर्म होने लग जाते हैं, लेकिन होने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, अब कुछ ना कुछ इसका मतलब धूप जब आई थी तो धूप में कोई ना कोई एनर्जी थी, तो वो एनर्जी का ट्रांसफर ही तो हो रहा है, लेकिन हमको दिख नहीं रहा कि वो कैसे हो रहा है। इसीलिए हम ये क्या बोल रहे हैं कि एक ऐसा मेथड है, नॉन मैकेनिकल मेथड है, ये आंतरिक विधि है ऊर्जा को ट्रांसफर करने की। ऐसा क्यों हुआ, मुझे मान लो मैं एक तंत्र हूं, मैं धूप में बाहर गया, तंत्र हूं मैं, मतलब मैं सिस्टम हूं, मेरे अंदर जो भी चीज है वो सिस्टम है। और ये जो मेरी ये स्किन है, ये क्या है, ये बाउंड्री है, ठीक है, रियल बाउंड्री दिख रही है। मतलब जब मैं बाहर गया तो इस बाउंड्री से क्या हुआ, जो एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर था वो तो ज्यादा था और मेरी बॉडी का टेम्परेचर कैसा था, कम था। मतलब तो एनर्जी उस धूप से मेरे अंदर आई, तो इसका मतलब ताप के अंतर की वजह से जब वो जो ताप आया उसमें कोई ना कोई एनर्जी थी, तभी तो मैं कह रहा हूं कि मैं धूप में जाता हूं तो चार्ज अप हो जाता हूं थोड़ा सा। इट मींस ताप के अंतर की वजह से, किसी का एक का ताप ज्यादा और एक का ताप कम है, तो उसके वजह से एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है वही क्या कहलाता है, हीट कहलाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं कि ये कोई सिस्टम है, उसमें मॉलिक्यूल है, कोई भी तंत्र है जिस पर मैं ऊष्मागतिकी का अध्ययन कर रहा हूं, और ये परिवेश है, जो भी एनवायरनमेंट होता है पूरा, जो सारा का सारा जो ब्रह्मांड होता है, यूनिवर्स होता है, उसमें कोई मॉलिक्यूल है। मैं मानो कि इसका टेम्परेचर कैसा है, ज्यादा है, जो सिस्टम, इसको टेम्परेचर दे रहा हूं, टेम्परेचर दूंगा तो मॉलिक्यूल में क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, भिन भिन करेंगे कि नहीं करेंगे, भिन बनाएंगे, क्योंकि उनका टेम्परेचर कैसा है, ज्यादा है। अब इनका टेम्परेचर कम है, जो एनवायरनमेंट में जो मॉलिक्यूल है, तो ये जब इनके संपर्क में आएंगे, ये जो कहला रही है, ये क्या कहला रही है, बाउंड्री कहला रही है, तो ये अपनी एनर्जी का ट्रांसफर इनको करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी ज्यादा, क्योंकि टेम्परेचर कैसा है इनका ज्यादा है। तो जब ये अपनी एनर्जी का ट्रांसफर करेंगे तो एक का टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर ज्यादा था तो भिन भिन करेंगे, तो इसका मतलब एनर्जी ज्यादा है, तो अपने जब इसके संपर्क में आएंगे जो यूनिवर्स के जो एनवायरनमेंट के जो पार्टिकल हैं, तो उसका एनर्जी अपनी क्या कर देंगे, ट्रांसफर। कब ट्रांसफर करेंगे, जब इनका टेम्परेचर कैसा होगा, कम होगा। इट मींस टेम्परेचर के अंतर की वजह से एनर्जी का ट्रांसफर ही क्या कहलाता है, हीट कहलाता है। हमने लिखा भी है, ये एक यांत्रिक विधि है और एक कैसा फलन है, जो वर्क होता है वही है। ये भी पथ फलन है, पथ पे डिपेंड करता है, पथ पे तो डिपेंड करता है कि क्या प्रोसेस हो रही है, तो पथ फलन होता है ये भी। तापांतर के अंतर के कारण निकाय तथा परिवेश के मध्य प्रभावित ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है, ऊष्मा कहलाती है, ठीक है। यह केवल निकाय की अवस्था परिवर्तन के दौरान ही तो वो चेंज होगी कि नहीं होगी। अब मुझे बताओ, कोई सिस्टम है, कोई कार्य नहीं कर रहा, चुपचाप बैठा है तो पक्के, तो उसमें हीट का ट्रांसफर होगा क्या, नहीं होगा ना। इसीलिए क्या कह रहा है कि यह केवल निकाय की अवस्था परिवर्तन के समय ही निकाय की परिसीमा से प्रभावित होती है, मतलब बाउंड्री से। यहाँ तो हीट चली जाती है, यहाँ आ जाती है। ये कब होगा, जब एक का टेम्परेचर तो कैसा होगा, ज्यादा, और एक का टेम्परेचर कैसा होगा, कम। तभी हमने एक लाइन लिखी है कि
कि यदि तंत्र या परिवेश आपस में ऊष्मीय साम्य में हो। ऊष्मीय साम्य का मतलब सिस्टम है, उसका ताप और जो सराउंडिंग है परिवेश, जैसे कोई मैं सिस्टम हूं और एनवायरमेंट का टेम्परेचर बिल्कुल इक्वल है, तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा क्या? ट्रांसफर नहीं होगा, तो उसको वहां हीट होगी क्या? नहीं होगी। इसीलिए क्या कह रहा है, यदि तंत्र तथा परिवेश उसमें साम्य में हो तो हीट का क्या नहीं होता? प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, दिमाग में रखें। अगर सिस्टम को हीट दी जा रही है, कोई तंत्र है, जैसे मैं सिस्टम हूं, मुझे अगर बाउंड्री के थ्रू, ये जो मेरी सीमा है या ये है, इसकी ये बाउंड्री है, इसके थ्रू इसको हीट दी जा रही है, हीट को कैसे प्रेजेंट करते हैं? क्यू से, तो हीट किस में आएगी? पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, ध्यान रखना, हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे। और अगर सिस्टम के द्वारा हीट दी जा रही है, सिस्टम हीट रिलीज करे तो सिस्टम की हीट क्या हो जाएगी? कम, तो उसको किस में लेना है? नेगेटिव में लेना है। नेगेटिव यहाँ सिस्टम में हीट की क्या कर रहा है? कमी को दिखा रहा है। और अगर सिस्टम हीट ले रहा है तो उसको किस में लेना है? पॉजिटिव में, क्योंकि सिस्टम हीट लेगा तो सिस्टम की हीट क्या हो जाएगी? एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये दिमाग में रखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो एक टर्म और है यहाँ पर, इंटरनल एनर्जी क्या होती है? आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा को यू से रिप्रेजेंट करते हैं या ई से करते हैं, हम लोगों ने बात की थी वहां पे भी, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में भी आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा कुछ भी नहीं है, कोई तंत्र है, कोई सिस्टम है या कोई निकाय है, उसमें कोई मॉलिक्यूल होंगे प्रेजेंट, मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे तो उनमें ट्रांसलेशन भी होगा, स्थानांतरण भी होगा उनका एक स्थान दूसरे स्थान पर, उसमें पाथरी दीवार से टकराएंगे जैसे कोई सिस्टम कंटेनर है, उनमें रोटेशन भी होगा, घूर्णन भी होगा, घूमेंगे भी, और उनमें वाइब्रेशन भी होगा, वो वाइब्रेट भी करेंगे। अगर मॉलिक्यूल होंगे तो उनमें एटम भी होंगे, और एटम होंगे तो न्यूक्लियस भी होंगे, और न्यूक्लियस होंगे, एटम होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी होंगे। इट मीन्स तो आंतरिक ऊर्जा कुछ भी नहीं है, किसी भी निकाय में उपस्थित अणुओं में जो ट्रांसलेशन मतलब स्थानांतरण, घूर्णन या वाइब्रेशन या कंपनों की जो ऊर्जाएं होती हैं तथा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के वजह से जो ऊर्जाएं होती हैं सबका एडिशन ही क्या कहलाता है? आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। हम लोगों ने डेफिनेशन भी लिखे, आप देख सकते हैं कि किसी निकाय में उपस्थित अणुओं की स्थानांतरण मतलब ट्रांसलेशनल, घूर्णन मतलब रोटेशनल, कंपन मतलब वाइब्रेशनल गतियों की तरह उत्पन्न ऊर्जाएं एवं उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों या नाभिकों की ऊर्जाओं का योगी क्या कहलाता है? यू कहलाता है, या क्या कहलाता है? आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। इट मींस हम लिख सकते हैं यू बराबर ट्रांसलेशनल मतलब स्थानांतरण गति की वजह से ऊर्जा, यू ई रोटेशनल मतलब घूर्णन की वजह से उत्पन्न ऊर्जा, वाइब्रेशनल का मतलब कंपनों की वजह से उत्पन्न ऊर्जा, और ई न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन इनके वाइब्रेशन या इनकी वजह से भी उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। आंतरिक ऊर्जा हम पहले भी बात कर चुके हैं। आंतरिक ऊर्जा कैसा फलन है? अवस्था फलन है। ये तंत्र की अवस्था पर डिपेंड करता है, जिस अवस्था से ट्रांसफर एक अवस्था दूसरी अवस्था में क्या होता है? ट्रांसफर होता है, उस अवस्था पर डिपेंड करता है। इट मींस मुझे कहीं आंतरिक ऊर्जा निकालनी होगी तो क्या करना होगा? अंतिम अवस्था बते प्रारंभिक अवस्था, तो डेल्टा यू बराबर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, क्योंकि अवस्था फलन वो होते हैं जो तंत्र की अवस्था पर डिपेंड करते हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जो गया जो अवस्थाएं होती हैं उन पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, निर्भर करती है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या मात्रात्मक गुणधर्म जो पदार्थ की मात्रा या द्रव्यमान पे क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। और ये निर्भर करेगी अगर उसका द्रव्यमान ज्यादा है तो वाइब्रेशन होंगे, कम होंगे, ज्यादा होंगे, रोटेशन कैसा होगा तो उस पर डिपेंड कर रही है। इट मींस ये पदार्थ की मात्रा पे क्या करती है? डिपेंड करती है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या मात्रात्मक गुणधर्म बोल रहे हैं। ठीक है, ये कोई तंत्र है या कोई निकाय या सिस्टम है, अगर ये एनर्जी गेन कर रहा है, आंतरिक ऊर्जा गेन कर रहा है तो वो कैसी आएगी? पॉजिटिव में, क्योंकि एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर ये एनर्जी अमिट कर रहा है तो कैसी आएगी? नेगेटिव में आएगी। दिमाग में रखना, कहीं पर अगर टेम्परेचर जीरो है तो आंतरिक ऊर्जा का मान भी कैसा आएगा? जीरो आएगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर नहीं होगा तो ना तो उसमें स्थानांतरण होगा, ना वाइब्रेशन होंगे, ना रोटेशन होंगे, कुछ भी नहीं होगा, ना किसी की मूवमेंट होगी, तो एनर्जी कैसी आएगी? जीरो आएगी। तो कहीं भी अगर टेम्परेचर जीरो है तो आंतरिक ऊर्जा क्या आएगी? जीरो आएगी। ठीक है, हम लोगों ने इस लेक्चर में किस किस के बारे में बात की थी? स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, पथ फंक्शन क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन का जो चक्रीय समाकलन होता है वो जीरो होता है, स्टेट फंक्शन या अवस्था फलन यूलर्स थ्योरम को या यूलर्स प्रमेय को फॉलो करते हैं। कैसे करते हैं हम लोगों ने एग्जांपल देखा था। वर्क क्या होता है, हीट क्या होता है, हीट और वर्क में क्या डिफरेंस है, वर्क के फिनोमेना आया था हमारे लास्ट में, W बराबर माइनस PdV, अगर संपीड़न में कार्य करेंगे तो वो क्या होगा, और विस्तार में एक्सपेंशन में कार्य करेंगे तो वो क्या होगा, अगर तंत्र पे कार्य किया जा रहा है तो वो कैसा आएगा? पॉजिटिव, अगर तंत्र कार्य कर रहा है तो कैसा आएगा? नेगेटिव। ये सारा वीडियो में है, अगर एक बार में वीडियो समझ नहीं आता तो उसको बार बार देखें, एक बार में तो कोई चीज अच्छे समझ में आती नहीं है, उसको आपके पास ही तो है, क्लास में जब मैं पढ़ाऊंगा कहीं या पढ़ाता हूँ तो वहां तो आप एक बार ही सुनते हैं, यहाँ तो 20 बार मेरे को पक 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 पकाओ, बार बार सुनो, उसमें क्या दिक्कत है? अगर नहीं आ रहा समझ में तो और उसको लिखो, अच्छे समझ में आएगा। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं, थैंक्स अ लॉट।